नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टोरी जोन में स्वागत करता हूं। हम लोग अपने क्रम में हैं और भारत के संवैधानिक विकास के तहत आज अंतिम कड़ी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग अब तक 1919 के अधिनियम तक पढ़ चुके हैं और 1919 के अधिनियम में हमने एक चीज़ देखी थी कि उसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए यानी पुनर्जांच के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। यानी कि 1919 अधिनियम का जो पूरा प्रावधान था उसका भारत के पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके पुनरीक्षण के लिए 1929 में एक वैधानिक आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। परंतु क्या हुआ कि 1919 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर थी और भारतीय ब्रिटिश संसद पर दबाव बना रहे थे कि इसमें सुधार किया जाए अथवा भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो इस क्रम में ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि समय से पूर्व यानी जो आयोग 1929 में गठित होने वाला था वो समय से पूर्व 1927 में ही नवंबर माह में गठित कर दिया गया और इसको कहा गया साइमन कमीशन। इसको साइमन कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन साइमन। नवंबर 1927 में इस कमीशन के गठित होने के बाद ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंची। भारत पहुंचने के साथ ही सभी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? विरोध का मुख्य कारण था कि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। भारतीयों का कहना था कि यदि ये कमीशन भारत के पक्ष में है यानी भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है अधिनियमों का उसके बारे में पुनरीक्षण करने के लिए है तो फिर इसमें भारतीय सदस्यों को क्यों नहीं लिया गया? क्यों सारे सदस्य ब्रिटिश हैं? इस आधार पर इसका पुरजोर विरोध किया होगा। आपने सुना होगा कि इसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस वाले के डंडे से हो गई थी, जिसका बदला भी लिया गया था, परंतु हम उसको नहीं देखेंगे। अभी इधर आते हैं। तो इसके पुरजोर विरोध के बावजूद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में। उसके बाद 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? तो ये दलित जातियों के आरक्षण से संबंधित था। उन्होंने दलितों को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। इसको देखते हुए महात्मा गांधी बहुत व्यथित हुए। उनका कहना था कि दलित हमारे बंधु हैं यानी दलित हमारे भाई हैं, वे हिंदू धर्म से अलग कैसे हो सकते हैं? इस बात पर उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया और अनशन शुरू करने के बाद मानो ब्रिटिश संसद में भूचाल सा आ गया और उन्होंने हर तरकीब अपनाई ताकि महात्मा गांधी को मनाया जा सके, परंतु महात्मा गांधी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। अंत में समझौता किया गया, दलितों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया गया और उसके सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 किया गया, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 1932 में पुणे के यरवदा जेल में जो घोषणा हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसी को पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था 1935 के अधिनियम का पृष्ठभूमि। आइए अब हम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 1935 के अधिनियम के बारे में जो मुख्य बात था वो ये कि इसे भारत का शासन अधिनियम कहा गया और इसके बारे में चर्चिल ने कहा था कि ये भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यानी भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम था। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का यानी ब्रिटिश संसद का कहना था कि ये जो अधिनियम है ये भारत के जो शासन व्यवस्था अभी चली आ रही है या पूर्व से चली आ रही है उसको बहुत बेहतरीन कर देगा। परंतु इसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू का मत कुछ और ही था। उनका कहना था कि ये भारत के शासन को कोई अच्छा करने वाला नहीं है, बल्कि यह गुलामी को और बढ़ाने वाला है, यानी दासता का एक नया चार्टर है। तो आइए दोस्तों इस अधिनियम के कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। दोस्तों इसमें 321 अनुच्छेद और थे जो 10 भागों में विभाजित थे।
ये बहुत विशाल अधिनियम था। अभी तक भारत में इससे विशाल अधिनियम नहीं आया था और इसमें 321 अनुच्छेद थे जो 10 भागों में विभाजित थे। यहाँ दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली है कि भारत का संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उसके 75 से 80% प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं और ये 1935 के अधिनियम के प्रावधान जो हैं वो हूबहू भारतीय संविधान में लिए गए या उसमें थोड़ा बहुत, जिसको अमूलचूल कहते हैं, अमूलचूल परिवर्तन के साथ लिया गया। दोस्तों चूंकि 75 से 80% प्रावधान भारतीय संविधान में हैं, इसलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यह दास्ता का एक नया चार्टर है, यानी ब्रिटिश संसद का जो कहना था कि यह भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला है, उसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यह भारत के शासन को बेहतर नहीं बनाएगा, अपितु यह भारत को गुलामी में और जकड़ लेगा, यानी गुलामी का एक नया चार्टर है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था 1919 ईस्वी में, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन 1921 में लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। यानी प्रांत में जो दो विषय थे पहले, हस्तांतरित और आरक्षित, उसको प्रांत से हटाकर केंद्र में उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यानी अब केंद्र में दो विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित, और जितने भी विषय थे इन्हीं दो विषयों के अधीन कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? इसका मकसद था कि भारत में जो भी मुद्रा चल रही है उस पर नियंत्रण करना। अब भारत के जो शाख हैं, मुद्रा शाख या विदेशी शाख, जो भी मुद्रा एवं शाख हैं उस पर नियंत्रण करना। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि इन सब चीज़ों पर नियंत्रण भारत की ही संस्था करे, इसीलिए ब्रिटिश संसद ने 1 अप्रैल 1935 को एक बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया। तो दोस्तों ये था हमारा 1935 का अधिनियम। दोस्तों 1947 के अधिनियम को जानने से पहले उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का, उसमें विंस्टन चर्चिल की बुरी तरह पराजय हुई और प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। ये क्लीमेंट एटली भारतीय के हितों के पोषक थे, यानी भारत से उनका मित्रवत व्यवहार था। इनका सोचना था कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए, जो कि उनकी जायज़ मांग भी है। अतएव 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी भारत को ब्रिटिश संसद के प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाएगा। अब भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी जो भारत का संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था या शासन चलाएगी। इतना सुनते ही मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, एक अलग राष्ट्र चाहिए मुझे पाकिस्तान के रूप में। इन सब मांगों पर बहुत विद्रोह हुआ, बहुत हंगामे हुए और इस व्यवस्था को देखते हुए, यानी इन हड़तालों को देखते हुए एटली ने 3 जून 1947 को घोषणा की कि अभी जो गठित है संविधान सभा, यानी संविधान सभा उस समय जैसा कि आपको पता है कि 1946 से गठित थी, तो जो संविधान सभा गठित हुई है और वो जो कानून बनाएगी, यानी वो जो संविधान बनाएगी, उस संविधान को जो क्षेत्र अपने अंदर लागू करना चाहते हैं वे लागू कर सकते हैं और जो नहीं लागू करना चाहते हैं उन पर कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। यानी क्लीमेंट एटली के इन बातों से भारतीयों को लग गया कि ब्रिटिश चाहती है कि भारत का विभाजन हो, जो कि भारत और पाकिस्तान में के रूप में हो। ठीक उसी दिन 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन ने विभाजन का एक प्रारूप पेश किया, जिसको कि माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि माउंटबेटन योजना जो था वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रारूप था और ये 3 जून 1947 को पेश किया गया।
इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि 1947 के अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे। दोस्तों इसके तहत तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स, एक संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। और ये जो बंटवारा था ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, जो कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। तथा दोनों देशों को स्वतंत्रता दी गई कि आप अपना अपना संविधान बनाएं। साथ ही उन्हें एक रियायत भी दी गई कि आप चाहें तो ब्रिटिश संसद के जो प्रावधान लागू हैं वो अपने ऊपर लागू रहने दे सकते हैं, या उसे हटा सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर किसी भी देश के संविधान को संविधान के किसी भी प्रावधान को अपने देश में लागू कर सकते हैं या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लागू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान को कहा गया कि आप पर ये निर्भर है कि आप राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हों या ना हो। ये राष्ट्रमंडल देश कौन थे? तो ब्रिटिश के जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे उन सबों को मिलाकर के एक गुट बनाया गया जिसको कि राष्ट्रमंडल कहा गया। तो भारत भी, चूँकि भारत और पाकिस्तान भी ब्रिटिश का एक उपनिवेश था, इसलिए इन दोनों को स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहे तो राष्ट्रमंडल में रहें और न चाहें तो न रहें। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। चूँकि वायसराय का पद भारत पे ताज के शासन का प्रतीक था, अतः भारत पर ताज का शासन समाप्त होते ही इस पद को भी समाप्त कर दिया गया और एक नया पद का सृजन किया गया जिसको कि गवर्नर जनरल कहा गया। ये गवर्नर जनरल अभी के राष्ट्रपति पद के बराबर होते थे, यानी ये गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का कार्यभार देखते थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कई लोगों को इस विषय में बहुत ही संदेह रहता है कि कौन थे, माउंटबेटन थे या श्री राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पर ये कंफर्म करना आवश्यक है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, यानी यहाँ पर भारतीय गवर्नर जनरल का चर्चा आएगा, तो वहाँ पर उत्तर क्या होगा? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि ये पद ब्रिटेन में होते थे। अब चूंकि भारत पे ब्रिटेन का शासन ही नहीं था तो इस पद का औचित्य ही नहीं था, अतएव इस पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों 19 अधिनियम की ये कुछ मुख्य प्रावधान थे। इसके अलावा एक बहुत लंबा चौड़ा अधिनियम था जो पूर्णतः हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा 1935 का अधिनियम तथा 1947 का अधिनियम। अब हम कुछ अंतरिम सरकार के मंत्रियों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष होते थे वो वायसराय ही होते थे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो उसमें वायसराय थे वही अंतरिम सरकार के अध्यक्ष भी थे। और उपाध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष होने के अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामलों के मंत्री भी थे, यानी जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामलों के मंत्री थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चल के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अंतरिम सरकार की दोस्तों बात कर रहे हैं हम, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई जो वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जो कि बिहार से थे, वो श्रम मंत्री थे, यानी अंतरिम सरकार में उनको श्रम मंत्रालय आवंटित किया गया था। दोस्तों एक थे लियाकत अली खां जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया था अंतरिम सरकार में। तो दोस्तों ये थे कुछ अंतरिम सरकार के मंत्रियों के नाम। अब हम
अगले वीडियो से एक नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक एवं कमेंट करते रहे। धन्यवाद।